28 फरवरी 2026 एक रात में पूरी दुनिया बदल गई। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला बोल दिया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और सिर्फ एक हफ्ते में ही एक सुप्रीम लीडर मारा गया। We've just had news from the Iranian state media now accepting the reality that the Supreme Leader Khamenei is dead. We're told that by President Trump and the Israelis. We have a bit of breaking news that has just come in. Right now, the Iranian state media is telling the people of Iran that the Ayatollah has been killed. Again. एक पूरा मुल्क जलने लगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई। 175 स्कूल गर्ल्स मारी गईं जिनकी उम्र सिर्फ 7 से 12 साल के बीच थी। दुबई का एयरपोर्ट धुएं में डूब। और इंडिया, जो कि खुद को इंडियन ओशियन का गार्डियन कहता है, उसी इंडियन ओशियन में इंडियन नेवी से मिल के जा रहे ईरानियन शिप को डुबा दिया जाता है और इंडिया बिल्कुल चुप खड़ा रहता है। आज के इस वीडियो में हम इसी वॉर की पूरी कहानी को शुरू से लेकर अब तक समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये वॉर हो क्यों रही है। ये वॉर अचानक से नहीं आई, इसके बीज काफ़ी पहले से बोए जा रहे थे। दिसंबर 2025 ईरान की इकोनॉमी टूट रही थी, करेंसी 40% क्रैश कर रही, खाने की चीज़ें 72% तक महंगी हो गई। एक आम ईरानियन के लिए सिर्फ ग्रोसरीज लेना पहाड़ बन गया था। लोग सड़कों पर निकल आए। ईरान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट शुरू। लेकिन खामेनेई की सरकार ने क्या किया? अपने ही लोगों पर गोलियां चलाई, हजारों लोग मारे गए। जनवरी फरवरी 2026 ओमान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील होने वाली है। बातें चल रही हैं, जेनेवा में 3 राउंड्स हो चुके थे, सब स्मूथ लग रहा था। लेकिन ये सब एक ड्रामा था। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि अटैक महीनों पहले प्लान हो चुका था। 25 और 26 फरवरी 2026 को मोदी जी इजराइल गए, नेतन्याहू के साथ डिनर किया, पप्पियां झप्पियां और स्पीच दी जिसमें ईरान को फादरलैंड बोला। इंडिया और ईरान के रिलेशंस को स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में अपग्रेड किया और इसके 48 घंटे बाद ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे वॉर डिक्लेयर कर दी और बॉम्ब्स गिरना शुरू हो गए। 28 फरवरी सुबह 6:45 पे एक इजरायली फाइटर जेट एक सीक्रेट एयरबेस से उड़ता है। उस जेट पे एक खास मिसाइल है जो कि 1000 किलोमीटर दूर बैठे एक कमरे में किसी एक इंसान को निशाना बना सकता है। पायलट को इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे। तेहरान के पैस्चर स्ट्रीट पे एक बिल्डिंग है, एग्जैक्टली 9:50 पे बॉम्ब गिराओ और वापस आ जाओ। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर था क्या? दरअसल उस बिल्डिंग के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोला अली खमेनी, जो कि 37 साल से हुकूमत में है, अपने टॉप मिलिट्री और सिविलियन कमांडर्स के साथ मीटिंग में बैठे थे। ये एक गोल्डन चांस था, एक ही बार में पूरी लीडरशिप खत्म। और ये इन्फॉर्मेशन और इतनी प्रिसाइज लोकेशन इजराइल को उसकी स्पाई एजेंसी मोसाद ने दी थी। तेहरान के ट्रैफिक कैमरास तक का फीड सीधा मोसाद के सर्वर्स में जाता था, वो भी पिछले 10 सालों से, बिल्कुल एनक्रिप्टेड और रियल टाइम। और इजराइल की एलीट सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट ने ईरान के पूरे मोबाइल नेटवर्क में घुसपैठ किया था। हर कॉल, हर लोकेशन, हर पैटर्न एल्गोरिथम एनालाइज कर रहा था ऑटोमेटिकली। और उस दिन डेटा में एक चीज़ फ्लैग की कि सबसे ज़्यादा वीआईपी कार्स एक ही जगह जा रही हैं और सीआईए को भी कंफर्म हुआ उसके ह्यूमन इंटेलिजेंस से। ऑपरेशन को ग्रीन लाइट मिला। उससे पहले पैसेर स्ट्रीट के पास जितने भी मोबाइल टावर्स थे उन्हें हैक कर लिया गया। कॉल करो तो रिंग नहीं, बिजी टोन आएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। 9:50 30 प्रिसाइज मिसाइल फायर किए जाते हैं। शाम तक इजरायली इंटेलिजेंस को कंफर्म हो गया कि खामेनेई नहीं रहे और उनके साथ साथ 40 टॉप कमांडर्स, डिफेंस मिनिस्टर, आईआरजीसी के हेड, सब खत्म। ईरानियन स्टेट टीवी ने कंफर्म किया कि उनके सुप्रीम लीडर अयतोला अली खमेनी, जो कि 37 साल से हुकूमत में थे, वो इस एयर स्ट्राइक में मारे जा चुके। Iran Supreme Leader, the 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei, is dead. We've just had news from the Iranian state media now accepting the reality that the Supreme Leader Khamenei is dead. इसके बाद से पूरे ईरान में अफरा तफरी मच जाती है और ये हुआ ही था कि इसके बाद 28 फरवरी को अमेरिका की तरफ से एक और स्ट्राइक होती है जिसमें 165 से ज़्यादा स्कूल गर्ल्स मारी जाती हैं। जी हाँ, 165 से ज़्यादा, और उनकी उम्र सिर्फ 7 से 12 साल के बीच थी। इन सब स्ट्राइक्स और खामेनेई की डेथ के बाद सबको लगा कि ये वॉर खत्म और शायद अब ईरान झुक जाएगा। लेकिन वो सब गलत थे और ईरान ने बिना देरी के पलट के मारा, पलटवार किया और अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च कर दिया।
9 देशों में 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल बरसने लगे। बहरीन में यूएस नेवी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को डायरेक्ट हिट हुआ। इसके बाद ही वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। यूएई में अल दाफरा एयरबेस पे स्ट्राइक हुआ। कतर में अल उदैद, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट बेस था, वहाँ पे मिसाइल्स बरसने लगे। कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, हर जगह सायरन्स। और तो और दुबई एयरपोर्ट, जो कि दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट कहा जाता है, उसे बंद करना पड़ा। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर ही नहीं, सिविलियन एरियाज को भी टारगेट किया, होटल, एयरपोर्ट्स। लेकिन दुनिया को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक नाम एक जगह, लेकिन इसी एक नाम ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक झटके में हिला के रख दिया। चलो पहले समझते हैं कि आखिरकार ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तंग पानी का रास्ता है, इतना तंग कि इसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ यूएई, और इसी रास्ते से दुनिया का 20% ऑयल और एलएनजी निकलता है, और इंडिया का 55% क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है, और इसका ज़्यादातर हिस्सा इसी रास्ते से आता है। और ईरान ने साफ साफ कह दिया था कि कोई भी जहाज यहाँ से गुजरता है तो उसे जला दिया जाएगा। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। इसके बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान छूने लगे। पहले जो क्रूड ऑयल $65 पर बैरल था वो $100 पहुंच गया, फिर $110, फिर कतर ने कहा कि 150 तक हो सकता है, और एक्सपर्ट्स का तो ये तक मानना था कि $200 भी जा सकता है। इंडिया के पास 20 से 25 दिन का बफर स्टॉक था, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होते ही इंडिया में बड़े लेवल पे एलपीजी शॉर्टेज देखी गई। इंडिया के कई शहरों में लोगों को एलपीजी सिलेंडर्स के लिए घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा। और यहाँ एक सवाल जो हम सबको पूछना चाहिए कि आखिर हम इतना डिपेंडेंट क्यों हैं? इतना ज़्यादा एलपीजी इंपोर्ट सिर्फ एक रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक तंग सा रास्ता, एक बार बंद हुआ और पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया। क्या हमने कभी सीरियसली सोचा है कि अपने प्रोडक्शंस बढ़ाएं, अपने रिजर्व डेवलप करें, अल्टरनेट रूट्स बनाएं, या बस यही चलता रहेगा जब तक बंद ना हो तब तक सोचेंगे ही नहीं? ये सिर्फ इस वॉर का नतीजा नहीं है, ये हमारे प्लानिंग का भी फेलियर। तो अब ये सवाल उठता है कि अमेरिका ने ये वॉर किया क्यों? खामेनेई को मारा, इतने लोगों की जानें ली, पूरे रीजन को जला के रख दिया, और दुनिया की इकोनॉमी को बुरी तरीके से हिला के रख दिया। इसका फायदा क्या था? इसका जवाब सुन के आप हैरान हो जाओगे। अब तक ट्रंप ने 4 रीजंस दिए हैं। पहले दिन बोला कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना है, इसीलिए वॉर हुई है। और फिर दूसरे ही दिन बोला कि रिजीम, जो कि वहाँ के रिजीम है, उसको चेंज करना है, इसलिए किया गया है। तीसरे दिन बोला कि वहाँ जो ईरान में मिसाइल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। और फिर चौथे दिन ही बोला कि वहाँ के प्रॉक्सीज को ख़त्म करने के लिए वॉर की जा रही है। एक ही वीक में 4 अलग अलग रीजन। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ट्रंप ने अमेरिका को बिना किसी एग्जिट स्ट्रेटेजी के इस वॉर में ढकेल दिया है, और कांग्रेस को भी कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वॉर डिक्लेयर करने इसका हक सिर्फ कांग्रेस का है। ट्रंप ने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को ही बाईपास कर दिया। लोग 2003 को याद करें, जब बुश ने इराक पे हमला किया, मशरूम क्लाउड्स की बातें की, सब झूठ बोला, और वो वॉर 20 साल चली, और आज भी इराक स्टेबल नहीं है। ईरान इराक से 2 गुना बड़ा है, और तो और अमेरिका को ईरान से कोई थ्रेट भी नहीं था। यूएस की अपनी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने 2025 में कहा था कि ईरान के पास कोई आईसीबीएम नहीं है जो अमेरिका तक पहुंचे, न्यूक्लियर वेपन भी रेडी नहीं था। फिर ये वॉर क्यों? इसके 3 मेन रीजंस है। पहला, एप्स्टीन फाइल्स। ट्रंप का नाम इन फाइल्स में हर जगह है। जब स्कैंडल इतना बड़ा हो तो डिस्ट्रैक्शन इससे भी बड़ा होना चाहिए। कभी अमेरिका में एक हॉलीवुड फिल्म बनी थी, वैग द डॉग, जिसमें एक प्रेसिडेंट अपने स्कैंडल को छुपाने के लिए पूरी वॉर शुरू कर देता है। लगता है ट्रंप ने उस फिल्म को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। दूसरा, टैरिफ्स। ट्रंप की सबसे बड़ी पॉलिसी, वर्ल्ड पे टैरिफ्स। कोई भी देश अगर उससे अलाइन नहीं करे तो उस पर टैरिफ लगा दो। लेकिन ट्रंप की ही अपॉइंट की गई जजेस ने उसके खिलाफ रूलिंग दे दी। पॉलिटिकली कमजोर हुआ तो अब बड़ा मूव करना था, जो कि था वॉर। तीसरा है नेतन्याहू। इजरायली पीएम अपने ही देश में करप्शन केसेस में फंसे हुए हैं, इलेक्शंस हैं और ऑपोजिशन उन्हें घेरे हुए है, और एक वॉर सब कुछ डाइवर्ट कर सकता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये अमेरिका की अपनी वॉर नहीं है, ये इजराइल के लिए लड़ रहा है। और तो ट्रंप के अपने ही सपोर्टर्स उसके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं कि ट्रंप एक लायर है। उसने वादा किया था कि स्टूपिड फॉरेन वॉर्स को बंद करेगा। लेकिन इस पूरी वॉर के बीच इंडिया क्या कर रहा था? 4 मार्च, इंडियन ओशन, श्रीलंका के गेल सिटी से 40 नॉटिकल माइल्स दूर एक ईरानियन वॉरशिप चल रही थी, आरिस देना। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही ये जहाज विशाखापट्टनम में मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज में इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करके लौट रहा था। इंडियन नेवी ने खुद ट्वीट किया था, ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप यूनाइटेड थ्रू ओशियंस, और यहाँ तक कि ईरानियन सोल्जर्स ने इंडियन परेड में मार्च भी किया। और 4 मार्च को यूएस नेवी सबमरीन ने MK-48 टॉर्पेडो से इस जहाज को निशाना बनाया, जो कि डिफेंसलेस था और बिना किसी एमिनिशन के था।
और कुछ ही सेकंड्स में जहाज डूब गया। 87 ईरानियन सोल्जर्स मारे गए और 32 सोल्जर्स को श्रीलंकन नेवी ने बचाया। लेकिन इंडिया ने क्या किया? कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं। और तो और बीजेपी के सीनियर फिगर जैसे कि अमित मालवीय ने कहा कि इंडिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी इसमें, क्योंकि ये इंडिया के मैरीटाइम जुरिडिक्शन से बाहर था। ईरानियन एम्बेसडर ने कहा कि इंडिया की तरफ से एक मैसेज तक नहीं आया। No. We have no anything. We have no any negotiation. We have no any send message. जरा सोच के देखो, सिर्फ 2 हफ्ते पहले ये लोग हमारे साथ परेड कर रहे थे, हमारे गेस्ट थे, एक ऐसे देश के गेस्ट जो कि अतिथि देवो भव की आइडियोलॉजी मानता है, और सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही उनकी लाशें इंडियन ओशन में तैर रही हैं और इंडिया एक लाइन नहीं बोल। जहाँ तक कि स्पेन जो कि अमेरिका का नेटो एलाई है, उसने तक बोला कि हमारी मिलिट्री बेसेस इस वॉर में यूज नहीं होंगी। एक नेटो मेंबर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया, और इंडिया जो कि खुद को इंडियन ओशन का गार्डियन कहता है, वो चुप रहा। इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है। मोदी जी ने ईरान के गल्फ अटैक्स को स्ट्रांगली कंडेम्ड किया, ट्वीट पे ट्वीट किए। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे बॉम्ब्स गिराना शुरू किए, जिसमें हजारों लोग मारे गए, स्कूल में बच्चे मारे गए, तब हमारे 56 इंच की छाती वाले नेता की तरफ से एक शब्द नहीं कहा गया। वाजपेयी का इंडिया अमेरिका का दोस्त होते हुए भी इराक वॉर को रिफ्यूज कर सकता था। भारत सरकार जोर देकर आग्रह करती है कि ऐसी कोई सैन्य कार्रवाई न की जाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक सहमति प्राप्त न हो। इंदिरा गांधी का इंडिया यूएसएसआर के साथ होते हुए भी अफगानिस्तान इन्वेजन को कंडेम कर सकता था। मनमोहन सिंह यूएन में जाके लीबिया वॉर को कंडेम कर सकते थे। We will succeed if we adopt a cooperative rather than a confrontationalist approach. ये था इंडिया का मोरल ग्राउंड। वो ग्राउंड अब खाली है, और इस मोरल ग्राउंड को खाली छोड़ने की कीमत हर एक इंडियन को निभानी पड़ रही है। पहले हम रशिया से ऑयल खरीदते थे, जो कि सस्ता था और हमारे लिए फायदेमंद था, लेकिन ट्रंप के कहने पर मोदी सरकार ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया, और अमेरिका ने जहां से कहा वहां से खरीदना शुरू कर दिया, जो कि महंगा था और हमारे लिए घाटे का सौदा था। और फिर जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया और उधर की ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, तो फिर अमेरिका ने बोला कि जाओ बेटा, फिर रशिया से 30 दिन ऑयल खरीद लो। तो फिर हम रशिया से 30 दिन ऑयल खरीदने लगे। और इसके बाद अमेरिका ने एक स्टेटमेंट भी दी कि इंडिया को हमने परमिशन दी है 30 दिन के लिए रशियन ऑयल खरीदने की। We have given them permission to accept the Russian oil. We may unsanction other Russian oil. परमिशन, एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट देश को 3000 किलोमीटर दूर बैठा एक देश परमिशन दे रहा है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि ये शॉर्ट टर्म है, मतलब बाद में इंडिया अमेरिकन ऑयल ही खरीदेगा। मतलब अब अमेरिका डिसाइड करेगा कि हम कहाँ से तेल खरीदेंगे, कहाँ से नहीं। देखो, कुछ चीजें तो अब क्लियर हो गई हैं। अमेरिका को भी पता नहीं है कि वॉर वो क्यों लड़ रहा है। 4 अलग रीजंस 4 दिन में, कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ नहीं। ईरान जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, हारने से रोकने के लिए लड़ रहा है, और अभी तक वो इस काम में काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का ऑयल टैप बंद है, हर दिन ये बंद रहता है, तो दुनिया की इकोनॉमी एक कदम और टूटती है। इंडिया, जिसने अपना मोरल ग्राउंड कभी नहीं छोड़ा, वो आज एक फॉरेन पॉलिसी के क्रॉस रोड पे खड़ा है। हिस्ट्री में बार बार ये बताती है कि तुम एक देश के डिक्टेटर को मार के, उस पे बॉम्ब्स गिरा के उस देश में डेमोक्रेसी नहीं ला सकते। इराक में नहीं ला सके, लीबिया में नहीं ला सके, और अफगानिस्तान में भी नहीं, और ईरान में अभी तो सिर्फ धुआं ही है, और दुनिया वेट कर रही है कि ये वॉर कब खत्म होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वॉर के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।